हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस यूनिट में दो चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी चैप्टर को अभी हम पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था पहला टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको मैंने आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट कराया था। और यह टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्यों है, यह आपको अब तक समझ में आ गया होगा। रीजन ये है कि ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये जो मेथड है ये इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन में अप्लाई होता है। यानी कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस मेथड के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इस मेथड के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और जो हमारी ये 3 एप्लीकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर भी ये मेथड अप्लाई होता है। क्योंकि सीधी सी बात है ये मेथड इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो ये मेथड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे लगता है इस मेथड में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको ये मेथड अब तक समझ में आ चुका होगा। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 एप्लीकेशन है जो हमें पढ़नी है, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जिसको मैंने कंप्लीट कराया था 3 लेक्चर्स के अंदर, है ना। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसको भी हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। यानी कि इस चैप्टर के अभी तक हमारे टोटल 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर में। यानी कि ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट का जो हमारा पहला चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आज हमें स्टार्ट करना है सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है, उसको एक बार समझते हैं, है ना। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, यहां पर ब्रैकेट में लाप्लास इक्वेशन भी लिखा है। तो बात करेंगे यहां पर कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम लाप्लास इक्वेशन कब कहते हैं। तो सबसे पहले तो हीट इक्वेशन को समझ लेते हैं। देखिए इससे पहले हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर जरा ध्यान देना, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कहां पर अप्लाई होती है, जब हमारे पास क्वेश्चन में कोई रॉड दी हो। देखिए रॉड में क्या होगा, रॉड में केवल एक ही डायमेंशन हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हमने रॉड के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि रॉड का जो कर्व्ड सरफेस होता है या लेटरल सरफेस जो रॉड का होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। यानी कि हीट का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, हीट का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, एक्सियल डायरेक्शन में, या आप उसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो जब हीट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है तो वहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। यहां पर टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात हो रही है। देखो ये वन डायमेंशनल है और आप इसमें देख भी सकते हैं इसमें केवल एक्स आ रहा है, वाई और जेड इसके अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा यहां पर देखिए जो यू है, यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू से हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को। ये आपको अभी तक लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए वहां पर भी समझ में आ चुका होगा। तो यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल यू अपॉन डेल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। सी यहां पर कांस्टेंट है, यू आपको मालूम है टेम्परेचर है और एक्स आपको मालूम है क्या है, डिस्टेंस है ना। तो अब यहां पर जरा आते हैं वापस टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन पे। अब ये तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, देखो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान दो, ये वन डायमेंशनल थी इसलिए इसमें एक्स आ रहा था।
अगर टू डायमेंशनल होगी तो x के साथ में y भी आएगा, यानी कि del टू यू अपॉन del x स्क्वायर, और अगर आप इसमें ऐड कर दे del टू यू अपॉन del y स्क्वायर, तो यही आपकी जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, एंड दिस इज नोन एज टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है और ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब अगर बात करते हैं क्या हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या वो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का होगा, तो मैं आपको बता देता हूं आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। हाँ, आपसे 2 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, तो आप वहां पर ये लिखेंगे, दिस इज अ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट, यानी कि कंडीशन लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है, कंडीशन को अप्लाई कर दिया, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट, यानी कि अब आपको टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को लिखना है स्टडी स्टेट में। अब यहां पर सबसे पहले आपको स्टडी स्टेट का मीनिंग समझना पड़ेगा कि स्टडी स्टेट है क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मुझे लगता है पहले से ही मालूम होगा स्टडी स्टेट का मतलब। स्टडी स्टेट का मतलब है अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम उस स्टेट को स्टडी स्टेट बोलते हैं। यानी कि यहां पर स्टडी स्टेट का मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिए, हम यहां पर पढ़ रहे हैं हीट इक्वेशन, तो हीट इक्वेशन के केस में स्टडी स्टेट का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब जरा ध्यान देना, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल टी को 0 होना चाहिए। देखिए अगर टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल टी को क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल टी का मीनिंग क्या है, यह आपको अच्छे से मालूम है कि डेल यू अपॉन डेल टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताओ, जब टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट कहां से आएगा, रेट तो 0 हो गया ना, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया, 0, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल टी 0। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम डेल यू अपॉन डेल टी को 0 पुट कर दें तो ये जो आपको इक्वेशन, नई इक्वेशन मिलेगी उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट, और इसी को कहा जाता है लाप्लास इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, लाप्लास इक्वेशन कुछ नहीं है, लाप्लास इक्वेशन टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है इन स्टडी स्टेट। तो अब मैं यहां पर टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को लिख रहा हूं स्टडी स्टेट में, तो इसको आपको 0 पुट कर देंगे तो देखो सी स्क्वायर इसके नीचे आके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये आपके पास बचेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट, और हम इसको कह सकते हैं दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ये क्या है, ये आपकी लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है ना, नोन एज लाप्लास इक्वेशन। और देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं लाप्लास इक्वेशन, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लाप्लास इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। क्लियर है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना है। अब देखिए इससे पहले अगर हम, आप ध्यान दीजिए, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमने पढ़ा था, है ना, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हमने पढ़ा, और अब हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और थोड़ा सा आइडिया दे दूं। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, जब हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को पढ़ा था तो याद करिए वहां पर सबसे पहले हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिखा था, है ना, फिर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व किया था, यानी कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था। अब जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, देखिए अब इसके ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो करना पड़ता है। यानी कि इसके ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है केवल बाउंड्री कंडीशन का। अगर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, और अगर आप केवल वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कर देते हैं तो आपको 7 मार्क्स में से 4 to 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन के मार्क्स है वो 2 या 3 मार्क्स बाउंड्री कंडीशन के आपको मिलते हैं। सिमिलरली जब हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को पढ़ा था तो यहां पर भी हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया था। और जितने भी क्वेश्चन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं सभी में आपको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले ही करना पड़ता है, उसी के बाद आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर पाते हैं। सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, यानी कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा, इसका सॉल्यूशन करना होगा। देखिए ये चैप्टर इसीलिए आसान है, ये चैप्टर इसीलिए आसान है क्योंकि यहां पर सभी क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। और कितनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है? एक इक्वेशन इसकी है, एक इक्वेशन इसकी आएगी और एक इक्वेशन इसकी है। यानी कि अगर आपको इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तो ये मान के चलिए कि इन तीनों एप्लीकेशन के क्वेश्चन आपको आते हैं। बस उसके बाद बाउंड्री कंडीशन ही तो लगाना है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन ही बस आपको अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज? सबसे पहले इस लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और जब ये सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कोई नया कुछ नहीं होगा, बस आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होगी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बाउंड्री कंडीशन होगी, है ना। तो अगर आप केवल सॉल्यूशन भी कर देंगे तो वहां पर भी आपको 4 to 5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो देखिए अब यहां पर अगर आप लोगों को इससे पहले का सब कुछ समझ में आ चुका है ना, अगर आपको इससे पहले का सब कुछ समझ में आ चुका है तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करें। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखिए मैं यहां पर करने जा रहा हूं, है ना। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे से क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे लाप्लास इक्वेशन, है ना, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, किसी को याद करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या है? del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर। देखिए अगर आप लोग अच्छे से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अच्छे से सीख लेते हैं ना, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद बस जस्ट प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। तो इस यूनिट, इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? अब यहां पर हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जिस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है उस इक्वेशन को आप लिखें और उसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका सॉल्यूशन एज्यूम करना होगा, है ना। लेट u, अब देखो यहां पर u हम मान लेते हैं और यहां पर जो ये u होगा जरा ध्यान देना, u किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? u x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहां पर u x और y का क्या है? फंक्शन है। तो u x, y मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सीधे u इक्वल टू लिख दीजिए। तो u x और y का फंक्शन है, तो हम इसके सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं x, y। अब यहां पर जो कैपिटल x है वो स्मॉल x का फंक्शन है और जो कैपिटल y है वो स्मॉल y का क्या है? फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब जरा ध्यान देना, इस इक्वेशन 2 की हेल्प से हमें del 2u अपॉन del x स्क्वायर फाइंड करना है और del 2u अपॉन del y स्क्वायर को फाइंड करना है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 बार, है ना। देखो पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में करो 2 बार, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में करो 2 बार। तो जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में 2 बार करोगे तो ये मिल जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 2 बार करोगे तो ये मिल जाएगा, और दोनों को उठा के यहां पुट कर देंगे। तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर, मैं x के रेस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए अब यहां पर इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना, इससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये केवल ये बता रहा है कि जो u है वो x और y का फंक्शन है, बाकी इसको आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट आपको u करना है। तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर हमारे पास आ चुका है।
चलिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो जाए, y क्या रहेगा कांस्टेंट, तो y को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। और x का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, yx डबल डैश। सिमिलरली अब आप इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस बार कौन कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया, x को ऐसे ही लिखोगे, y का 2 बार करोगे डिफरेंशिएशन तो d2y अपॉन dy स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं x y डबल डैश। तो यहां से ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट these values in equation number 1। अब देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहां पर, del 2u अपॉन del x स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे yx डबल डैश प्लस, और यहां पर xy डबल डैश इक्वल टू में 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो एकदम स्टेप फिक्स है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के सारे स्टेप फिक्स हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, फिर उसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लो, उसके बाद इसकी हेल्प से इन दोनों को कैलकुलेट करके वापस यहां पर पुट कर दो। और नेक्स्ट स्टेप होता है, अब इसको आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था उस सॉल्यूशन से इसको डिवाइड कर दो एक्स वाई। तो देखिए डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, वाई एक्स डबल डैश अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू में 0। और यहां से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, बचेगा यहां पर x डबल डैश अपॉन में x प्लस y डबल डैश अपॉन में y इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस y डबल डैश y को उधर ले जाते हैं, वेरिएबल को क्या कर देते हैं सेपरेट। तो जब आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे k के इक्वल, इसके एज्यूम इक्वल मान लेंगे k के। एकदम कुछ भी आपको नया लगेगा नहीं, सब कुछ वही करना है जो हम यहां पर स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए जरा ध्यान से, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो यहां तक हम पहुंचे। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास हमें दो यहां पर अलग अलग पेयर बनाने, एक बार हम इन दोनों को लेंगे और एक बार हम इन दोनों को लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम दो को एक साथ लेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूं x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू k, और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x डबल डैश इज इक्वल टू kx, ये आ जाएगा। और अब इसको लेफ्ट में लाते हैं तो x डबल डैश माइनस का kx इक्वल टू में 0। अब x डबल डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डी स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 0। भाई x डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर इंटू एक्स। कैसे आया ये, चलिए एक बार और बता देता हूं कि ये कैसे आया। देखो x डबल डैश का मतलब है देखिए x डबल डैश का मतलब है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है विद रेस्पेक्ट टू x, यही मतलब था ना। देखो हमने इसी के प्लेस पे तो लिखा था इसको, और dx स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी जगह हम यूज करते हैं डी ऑपरेटर का, इसकी जगह क्या यूज करते हैं, डी स्क्वायर का, स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर इसकी जगह पर आएगा, x ऐसे ही बच जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता है। चलिए अब आगे देखिए, यहां से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस के, और ब्रैकेट के बाहर आ गया x इक्वल टू में 0, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमारे पास हो चुकी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको आप याद रखें, मतलब याद नहीं रखना, इसको यूज करना आगे चल के, डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू में 0, हमें इसका यूज करना है इक्वेशन नंबर 3 का, बार बार यूज करेंगे, है ना। आगे देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें से इन दोनों फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे, इन दोनों रेशियो को, है ना। तो देखिए माइनस का
y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए इधर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और माइनस का माइनस y डबल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू में कितना जाएगा, ky जाएगा, ky। अब आगे देखो, अब इनको एक साइड कर लेते हैं। देखो इसको एक साइड करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस ky इक्वल टू में 0। और y डबल डैश का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस ky इक्वल टू में 0। अब यहां से y कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस k, और ब्रैकेट के बाहर आएगा y कॉमन इक्वल टू में 0, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज हम बार बार करेंगे, तो आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू में 0 और डी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू में 0। अब देखो यहां पर बनेंगे हमारे 3 केस, यहां पर हम बनाएंगे 3 केस। देखिए कौन कौन से 3 केस बनेंगे, अब जरा ध्यान देंगे ना। केस नंबर 1, केस 1, यहां पर हमें 3 केस लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा केस 1। देखिए केस 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर केस 1 में हमें क्या करना है, ये जो के है, के देखो आ रहा है इक्वेशन 3 और 4 में के आ रहा है, हमें के को एक बार 0 लेना है, एक बार पी स्क्वायर लेना है और एक बार माइनस का पी स्क्वायर लेना है। और देखो जब हम के को 0 लेंगे तो इक्वेशन 3 में भी रखेंगे के को और इक्वेशन 4 में भी रखेंगे के को, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो केस 1 हमें क्या करना है, व्हेन के इक्वल टू 0। तो चलिए के इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले के इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, के इक्वल टू 0 को पहले हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो 3 में जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस के। आपकी इक्वेशन नंबर 3 क्या है, मैं 3 इक्वेशन को लिख देता हूं और वहां पर 0 पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर माइनस के, ब्रैकेट के बाहर है एक्स और इक्वल टू में है 0, यही था ना। यहां पर के को 0 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0 मिलेगा। और देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसमें अगर आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, अब मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेकिन इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाएगी तो डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, या डी की जगह आप एम का यूज भी कर सकते हैं। यहां से डी की 2 वैल्यू आएंगी, 0,0। और अब आप इसका CF लिखेंगे। देखो अब एक चीज ध्यान दो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी, इसका PI तो 0 होगा क्योंकि राइट साइड 0 है, केवल CF आएगा, यानी कि जो CF होगा वही x की वैल्यू होगी, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो CF प्लस PI होगी और PI 0 है, तो x इक्वल टू CF। तो मैं यहां डायरेक्ट x की वैल्यू लिख रहा हूं, यहां डायरेक्ट हम x कितना आएगा वो हम लिख रहे हैं। तो देखिए यहां पर 2 रूट आए हैं और दोनों इक्वल हैं और दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2x। देखिए कैसे आया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 2 इक्वल रूट्स आते हैं तो फॉर्मूला बनता है e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, और यहां पर m1 m2 0 है, यानी कि e की पावर 0 है, तो ये 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा और यहां पर x भी आए। अच्छा रूट सेम है, रूट क्या है, सेम है ना, तो यहां पर रूट सब सेम होते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है C1 प्लस C2x और e की पावर में mx, वो डिफरेंट का था, तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर 0 रखोगे तो C1 प्लस C2x ही आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट, क्योंकि दूसरा तरीका भी ये करने का, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये आप जानते हैं ये क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो आप इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन dx इज इक्वल टू C1। जब आप दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा x और ये आ जाएगा C1x प्लस C2। देखिए आप ये मत समझना सर आपका आंसर अलग आया, यहां से अलग आया, ये दोनों एक ही बात है भाई। यहां पर C1 के साथ x आ गया और C2 अलग आ गया, यहां पर C1 अलग है और C2 के साथ x आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोथ आर सेम। बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 बार इंटीग्रेशन करके, बात समझ में आ रही। लेकिन मैं क्या है कि सारे क्वेश्चन CF और PI के तरीके से ही आपको करा रहा हूं, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हो जाएंगे। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी आसान ही है ना, क्योंकि CF और PI तो आपको आना ही चाहिए। यहां पर CF की जरूरत पड़ेगी और CF आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं CF के सारे फॉर्मूले मैं इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में आपको रिवाइज करा चुका था।
और यहां पर ज्यादा फॉर्मूले यूज होते नहीं। तो चलिए x तो हमारे पास आ गया, x हमारे पास आ गया। अब क्या करें, देखो अभी हमने k की जगह 0 पुट करा इक्वेशन नंबर 3 में, अब k की जगह पर 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है, 4 में। 4 तो यहीं पर है, यहां पर भी 0 पुट करना है, तो चलिए यहां पर भी कर देते हैं। देखिए तो x आ गया हमारे पास। अब मैं यहां पर चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर पुट करेंगे, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। डी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू में 0, इसमें के को 0 पुट करो तो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। अब यहां से अगेन हमारे पास क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। अगेन हम यहां से क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या बन जाएगी, ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन यहां पर डी की दो वैल्यू आ गई 0,0, और जब यहां पर आप y इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस पी आई, यानी कि CF ही बनेगा। CF क्या बनेगा, अगेन वही बनेगा C। अब यहां पर कांस्टेंट C3 प्लस C4 ले लेंगे, वे C1 C2 हम ऑलरेडी ले चुके, तो हमने वहां पर क्या ले लिया, C3 C4 ले लिया। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब क्या करेंगे, नाउ पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि आपने x को कैलकुलेट किया, y को कैलकुलेट किया, और आपने सॉल्यूशन क्या एज्यूम किया था, एक्स वाई किया था, u इक्वल टू एक्स वाई। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, u x कॉमा वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और C3 प्लस C4y। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। इससे हमें 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो हमारा पहला सॉल्यूशन आ चुका है, और ये फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपके पास आया है इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो हमें पहला सॉल्यूशन कहां पर मिला, इक्वेशन 5 है ये। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। ये लाप्लास इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है, और हमें लाप्लास के 3 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। तो अब हमारा बनेगा केस 2। तो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं केस 2। देखिए केस 2 क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। केस 2 देखिए, केस 2 में हमें क्या करना है, when k is equal to p स्क्वायर। अब मैं k को p स्क्वायर पुट करने जा रहा हूं, तो पहले इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारी, डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू में 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहां पर k की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0। और यहां से अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और पी स्क्वायर जाएगा राइट में, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि यहां से डी की वैल्यू मिली प्लस माइनस पी। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल तो आ रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है ना, रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड अनइक्वल। एक पी है और एक माइनस पी है। तो CF कैसे लिखा जाएगा, अब मैं यहां पर CF लिखने जा रहा हूं, या CF PI तो यहां 0 होगा, तो देखिए x की वैल्यू CF के इक्वल होगी, और CF कितना बनेगा, C1 e की पावर में px प्लस C2 e की पावर में माइनस px। ये आ गया x। अब हमें निकालना है y, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम k की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y इक्वल टू में 0। चलिए अब यहां से फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से अगर आप डी की वैल्यू को निकालने जाएंगे तो डी की वैल्यू आएगी माइनस के स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से जब आप डी निकालेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के स्क्वायर। जब आप अंडर रूट में माइनस के स्क्वायर को पुट करेंगे, अंडर रूट में माइनस के स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा, देखिए माइनस साइन आ रहा है इसलिए आयोटा आ जाएगा। आयोटा पहले तो प्लस माइनस आयोटा पी, प्लस माइनस आयोटा पी, तो यहां से हमें मिलेगा प्लस माइनस आयोटा पी। और इसको और सही से लिखूं तो 0 प्लस माइनस आयोटा पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। कैसे रूट्स आ रहे हैं, रियल और डिफरेंट रूट आ रहे हैं, अगेन रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट का पेयर मिला आपको, यहां रियल और डिफरेंट का था, यहां कॉम्प्लेक्स का है। तो अब यहां पर
CF कितना हो जाएगा, क्योंकि जितना CF होगा उतना ही Y भी होगा, तो Y इक्वल टू होगा CF, और CF जब आप लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट के केस में CF क्या बनेगा, C1 cos px, C1 cos px नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर हमने C1 C2 को तो पहले यूज कर लिया केस 2 में, अब केस 2 में C3 यूज करेंगे, और cos py आएगा यहां पर, क्योंकि यहां y की बात चल रही है ना, और प्लस में C4 sin py आएगा। ये कहां से आया, ये हमारे पास CF का जो फॉर्मूला होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स रूट के केस में CF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर में अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये हमारा फॉर्मूला था CF निकालने का। अल्फा मतलब कॉम्प्लेक्स रूट का रियल पार्ट, जो कि यहां पर 0 है, तो अगर मैं अल्फा की जगह 0 रखूंगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया। ब्रैकेट में C1, अब यहां पर हम C1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि C1 C2 पहले यूज कर लिया, इसलिए C3 C4 यूज कर रहे हैं। C3 cos p, अब यहां पर बीटा की वैल्यू कितनी है, ये बीटा होता है, बीटा कितना p है यहां पर, और x, क्योंकि x हमारा इधर था, इधर हमारा y है, तो यहां पर इसलिए py आ गया, C4 sin py आ गया। ठीक है, तो ये CF के फॉर्मूले से आया, जो मैं आपको इस लेक्चर के पहले ही, इस यूनिट के पहले ही लेक्चर में रिवाइज करा चुका हूं। अब देखिए आगे, तो ये तो हमारे पास आया y, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन, x भी आ गया y भी आ गया, दोनों आ गए ना। जब दोनों हमारे पास आ चुके तो अब आप क्या लिखेंगे, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से u, हमें यहां से मिल जाएगा u x, y इज इक्वल टू C1 e की पावर में px प्लस C2 e की पावर में माइनस px, एक ब्रैकेट तो ये आ गया, दूसरा ब्रैकेट C3 cos py प्लस C4 sin py, ये हमारा आ गया दूसरा ब्रैकेट, और यही हमारा इसका क्या है, सेकंड सॉल्यूशन है। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन, तो ये हमारा इसका क्या है, सेकंड सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px, C3 cos py प्लस C4 sin py, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। अब चलते हैं आगे, अब लेंगे यहां पर केस 3, केस 3। अब देखो केस 3 में क्या आएगा, जरा ध्यान देना ना। केस 3 की बात करेंगे, व्हेन k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, और बाहर x इक्वल टू में 0। अब यहां पर क्या पुट करना है हमें, k की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इक्वल टू में 0। यहां से डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, है ना, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा माइनस का के स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब यहां से जब इधर से आप स्क्वायर हटाओगे लेफ्ट से, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां से आपको मिलेगा d इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, एक मिनट, k क्यों लिखा, p था ना यहाँ, तो हमें k की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट करना था। ओ देखिए, हाँ यहां पर ध्यान दीजिए, हमें डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, है ना। अब ये हमारे पास, चलिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई, है ना। हाँ यहां पर भी मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, के स्क्वायर नहीं होता, के होता है, क्या होगा, के होगा, तो डी स्क्वायर प्लस के, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, और
हमें k की जगह रखना था p स्क्वायर। हाँ, यहां पर देखो करना क्या है, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0, और यहां से डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, और अब यहां से आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा पी। अब ठीक है ना, पीछे तो नहीं किया मैंने ऐसा, पीछे एक बार और देख लेता हूं। के को 0 पुट करा यहां पर, ठीक है, और यहां भी हमने के को 0 पुट करा, यहां पर करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था। अब चलते हैं आगे। केस थर्ड में के की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर। तो यहां पर d इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में माइनस का पी स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा, d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा पी। ये हमारे पास d की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में, है ना। अब यहां से फिर से मैं x की वैल्यू लिखूंगा, यानी कि CF लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू CF। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो यानी कि C1 cos px प्लस C2 sin px, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, k को माइनस पी स्क्वायर पुट करना इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में। अब जरा इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए क्या होती है, डी स्क्वायर प्लस के और y इक्वल टू में 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। देखिए इक्वेशन नंबर 4 यहां पर है, डी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू में 0, उसी को मैंने यहां पर लिखा। के की जगह पुट करेंगे माइनस का पी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0, और यहां से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो यहां से डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी। तो रूट्स कैसे आ गए, अगर आप रूट्स पर ध्यान दें तो यहां से आपको रूट्स मिल गए रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। तो देखो अब यहां पर CF होगा आपका, y जो होगा वो CF के इक्वल होगा, तो y इक्वल टू CF आएगा, है ना, क्योंकि y इक्वल टू CF प्लस पी आएगा, PI 0 होगा, PI यहां पर क्या होगा, 0 होगा। देखिए तो यहां पर हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 तो पहले यूज कर चुके हैं, C3 e की पावर में PY प्लस C4 e की पावर में माइनस का PY। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा, है ना। तो x भी हमारे पास आ चुका, y भी हमारे पास आ चुका, तो जब x और y हमारे पास आ ही चुका है, तो अब हम यहां से इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अगेन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा। तो जब इनको मैं 2 में पुट करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा u x कॉमा वाई, u(x, y) इज इक्वल टू, पहला सॉल्यूशन C1 cos px प्लस C2 sin px, पहला ब्रैकेट, और ये तो C1 cos px C2 sin px आ गया, है ना। यहां से सेकंड सॉल्यूशन C3 e की पावर में py प्लस C4 e की पावर में माइनस का py, ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड सॉल्यूशन, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर कौन से, 7 होगी शायद, क्योंकि 2 सॉल्यूशन हमारे पहले आ चुके, 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। तो इक्वेशन नंबर 6, 7 और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, यानी कि लाप्लास इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके। तो देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन, यानी कि लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ सकता है आपको, जैसे यहां पर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो अगर केवल इतना ही आपसे पूछा गया है तो आप यहां से लाप्लास इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो 3 सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे, तो इन तीनों सॉल्यूशन को ही आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है, कंप्लीट 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम इसके ऊपर बेस्ड अब आगे करेंगे, लाप्लास इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करने हैं, उन सभी क्वेश्चन में
आपको इतना काम तो करना ही करना है जो हम अब तक कर चुके हैं। ये तो आपको 100% सभी क्वेश्चन के अंदर करना ही है। इसके आगे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बाउंड्री कंडीशन दी होती हैं, उन बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब थोड़ा सा और यहां पर जरा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास 3 सॉल्यूशन आए हैं, 3 सॉल्यूशन आए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि वेव इक्वेशन में भी 3 सॉल्यूशन थे, हीट इक्वेशन में भी हमने सॉल्यूशन फाइंड किए 3, है ना। तो वहां पर हम तीनों सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करते थे। एक्चुअल में हमारा जो सॉल्यूशन होता था 3 में से वो एक ही होता था, और वो कैसे पता चलता था कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो वेव इक्वेशन में तो देखिए, वेव इक्वेशन में क्या होता है, वहां पर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा सॉल्यूशन होता था। हीट इक्वेशन के केस में, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के केस में, जहां पर भी देखिए वहां पर हम क्या देखते थे कि टाइम के बढ़ने पे टेम्परेचर कहां पर कम हो रहा है, जहां पर टाइम के बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता था वही सॉल्यूशन हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता था। अब यहां पर भी 3 सॉल्यूशन है। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि 3 में से कौन सा सॉल्यूशन होगा और कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तीनों सॉल्यूशन को एक जगह ही लिख लेता हूं ना। सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, तो हमने यहां पर लैपलास इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है, सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लैपलास इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने जा रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, ध्यान देंगे। देखिए पहला सॉल्यूशन है यहां पर, जब हमारे पास k क्या है 0, k इक्वल टू 0 के लिए, तो k इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन आया था हमारा ux, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x और c3 प्लस c4। ये हमारा पहला सॉल्यूशन था जिसको हमने मान रखा है इक्वेशन नंबर 5। मैं इक्वेशन नंबर वही डाल रहा हूं जो हमारे वहां पर थे। आगे देखो सेकंड सॉल्यूशन क्या आया था, सेकंड की भी बात कर लेते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हमारा आया था ux, y इज इक्वल टू c1 e की पावर में px प्लस c2 e की पावर में माइनस का px, और दूसरा ब्रैकेट था c3 cos py प्लस c4 sin py, ठीक है ना। और इसको हमने माना हुआ इक्वेशन नंबर 6। और थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आया था यहां पर, थर्ड सॉल्यूशन ux, y इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px और c3 e की पावर में py प्लस c4 e की पावर में माइनस का py, और इसको हमने एज्यूम किया हुआ था इक्वेशन नंबर 7। ये 3 सॉल्यूशन हमने लाप्लास इक्वेशन के फाइंड आउट किए। अब इन तीनों में से कौन से सॉल्यूशन को हम आगे लेकर जाएंगे, यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन में तीनों सॉल्यूशन में से किसको आगे लेकर के जाएंगे। वेव इक्वेशन में तो हमें पता है जो पीरियोडिक होता था उसको आगे लेके जाते थे, है ना। हीट इक्वेशन में हमें मालूम है जहां पर टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है उस इक्वेशन को हम आगे लेके बढ़ते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आपको इस तरह का कोई भी डेटा आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर किसको आगे लेकर के जाएंगे। तो देखो अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर हम उस इक्वेशन को आगे लेकर जाएंगे जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, अब देखो यहां पर इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई, यानी कि हमें चेक करा के देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, है ना। देखिए इसको चेक करेंगे, अगर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई तो यही हमारा सॉल्यूशन है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गया ये वाला सॉल्यूशन तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, आप चाहे तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। ये जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, ये तो किसी भी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन आपका आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको तो आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बाकी आप चेक करके देखना चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपका बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम आती है इन दोनों में, इन दोनों में भी मैक्सिमम जगह पर जो 7th वाला सॉल्यूशन है, जो 7th वाला सॉल्यूशन है, यही आपका आगे बढ़ता है।
लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर 6th वाला सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो अब यहाँ 6 और 7 में क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा, जब आपको क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशन दी होगी, तो कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किसको लेके आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर पता नहीं चलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप पहले दोनों को चेक कर, आपको दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसको लेके आगे जाएंगे, अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। बाकी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आए हैं, देखिए ये तो आया है k = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सॉल्यूशन आपका आया है k = p² के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये सॉल्यूशन आपका आया है k = -p² के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि मैक्सिमम जगह पर तो यही सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्यूशन भी हम यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेसेस। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट। अब देखिए क्योंकि यहां पर बात हो रही है 2 डायमेंशन की, बात हो रही है 2 डायमेंशन की, तो 2 डायमेंशन में अब यहां पर रॉड तो नहीं दी होगी आपको। देखिए जब 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या होती थी, एक रॉड होती थी जिसका लेटरल सरफेस को क्या करते थे, इंसुलेटेड करते थे। तो वहां पर हीट का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता था। लेकिन यहां पर 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, यानी कि यहां पर हीट का मोशन 2 डायरेक्शन में होगा। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में जो मोशन है वो केवल एक ही एक्सिस में, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में, लेकिन 2 डायमेंशन के केस में मोशन एक्स और वाई दोनों एक्सिस में होगा। तो अब यहां पर यानी कि इस पर्टिकुलर केस में 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर या तो आपको कोई सरफेस दिया होगा या प्लेट दी होगी। देखिए जब हम बात प्लेट की करते हैं तो प्लेट में क्या रिप्रेजेंट, प्लेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सरफेस एरिया को। तो यहां पर 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, प्लेट दी होगी या कोई सरफेस दिया होगा। जबकि 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको रॉड दी होती है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का है या 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस, यहां पर क्या एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके सरफेस इंसुलेटेड है ना, सरफेस क्या है, इंसुलेटेड है, इज 8 सेंटीमीटर वाइड। प्लेट की जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से समझिए, प्लेट की विड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सरफेस को इंसुलेट किया गया है, यानी कि सरफेस से हीट बाहर नहीं जा रही है। आगे देखो, एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विड्थ दैट इट मे बी कंसिडर्ड एन इनफाइनाइट इन लेंथ। यानी कि जो हमारी प्लेट है उसकी विड्थ तो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी लेंथ को क्या एज्यूम करा है, इनफाइनाइट एज्यूम किया गया है। आगे चलते हैं, तो लेंथ हो गई इनफाइनाइट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रिसिएबल एरर। और इसकी लेंथ को इनफाइनाइट करने से उसके सॉल्यूशन में कोई एरर नहीं आती है, उसके कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आती है एप्रिसिएबल। इफ द टेम्परेचर अलोंग वन शॉर्ट एज, अब देखिए इसमें क्या कहा, इफ द टेम्परेचर अलोंग वन शॉर्ट एज y = 0 इज गिवन बाय। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, ग्राफिकली आपको इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है, तो मैं यहां पर सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लेता हूं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मैं यहां पर ले लेता हूं। दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ले लिया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अब मैं एक प्लेट को ले लेता हूं। क्या करते हैं, एक प्लेट को हम यहां पर ले लेते हैं। देखिए जरा, ये मैंने एक ले ली प्लेट। अब क्योंकि प्लेट की जो लेंथ है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, इन्फिनिटी पे, मतलब ये वाला जो एंड है वो इन्फिनिटी पे है। तो देखिए प्लेट को हमने यहां पर रखा, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड। इस प्लेट की थिकनेस 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। देखो तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास है x = 8 सेंटीमीटर। भाई ये x एक्सिस है ना, तो इधर x मेजर करेंगे, इधर को y को मेजर करेंगे। तो यहां से यहां तक, और ये हमारा 0, यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर 8 हो जाएगी क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, वाइड 8 सेंटीमीटर वाइड है।
and so long as compared to its width that it may be considered a infinite। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होगी, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू होगी 0। देखिए x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी होगी। y की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। इसको मैं यहां पर नहीं लिखता, इधर लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखिए यहां पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और यहां पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देखो आप जरा ध्यान से समझो, ये प्लेट है, क्या ये प्लेट है जिसका एक एंड तो y एक्सिस पर है, कोइंसाइड कर रहा है, और बॉटम एंड x एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है। हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो x इक्वल टू 0 होती है। इसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 8 हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। दूसरा, अब ये देखो इस प्लेट का जो बॉटम वाली लाइन है, बॉटम लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। यहां पर जो इस प्लेट का टॉप है, टॉप पे जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि ये जो एंड है ये इंफिनिटी पे है। कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये जो ग्राफिकल है, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो जरा। हाँ, तो यहां पर लिखा था इनफाइनाइट लेंथ, इतना हमारा हो गया। देखिए यहां पर क्या कहा था, इफ द टेम्परेचर अलोंग वन शॉर्ट एज का मतलब y इक्वल टू 0, मतलब इस पर, इस एंड के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इज गिवन बाय। देखो ये जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये टेम्परेचर आपको प्लेट के इस वाले एंड का दिया हुआ है जहां पर y इक्वल टू 0 है। तो इस एंड का टेम्परेचर कितना है, ये आपको दे रखा है। ठीक, while the two long edges, बाकी इसके जो दो बड़े बड़े एजेस हैं, कौन कौन से, x इक्वल टू 0, एक तो ये वाला बड़ा एज है, देखो लिखा है x इक्वल टू 0, और दूसरा एज x इक्वल टू 8 है। यहां पर टेम्परेचर कितना है, एज वेल एज द अदर शॉर्ट एज आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट एज है, देखिए ये तो आपके दोनों के दोनों लॉन्ग एज है, तो लॉन्ग एज पर और अदर शॉर्ट एज पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इन तीनों सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 0 है। इसका बॉटम का टेम्परेचर 0 नहीं है, बॉटम का टेम्परेचर ये दे रखा है। तो आपको बॉटम का टेम्परेचर भी दे दिया, इस सरफेस का टेम्परेचर भी दे दिया, इसका भी टेम्परेचर दे दिया, और इसका भी टेम्परेचर दे दिया गया है आपको। तो ये टेम्परेचर आपको गिवन है। बात समझ में आ गई? अब देखो जरा यहां पर एक्चुअल में ये है क्या, यही आपको बाउंड्री कंडीशन है। क्या है ये, बाउंड्री कंडीशन है। देखिए आगे क्या कहा, सो दैट स्टडी स्टेट टेम्परेचर, अब देखो यहां पर स्टडी स्टेट भी कह दिया, यानी कि लाप्लास इक्वेशन लगेगी, एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज। तो हमें यह प्रूव करना है कि जो स्टडी स्टेट टेम्परेचर होगा प्लेट के किसी भी पॉइंट पर, वो इतना होगा। ये प्रूव करना है आपको। बोलो बात समझ में आ गई? इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में आपको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखेंगे इन स्टडी स्टेट, यानी कि लाप्लास इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं यहां से अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। नाउ 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट। या तो आप पूरा लिखेंगे 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट, एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, इन स्टडी स्टेट। लेकिन इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है, इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है कि आप सीधे लिखें क्या, लाप्लास इक्वेशन। 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट ही तो लाप्लास इक्वेशन होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, लाप्लास इक्वेशन लिख देते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, क्या होती है लाप्लास इक्वेशन, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू में 0। दिस इज द लाप्लास इक्वेशन, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, सो दैट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय, है ना, ये हमें दे रखा है। तो ये क्या हो गई, हमारी लाप्लास इक्वेशन हो गई, वेयर, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर यहां पर जो ये u है, मतलब ux, y, ये एक्चुअल में है क्या, ये स्टडी स्टेट टेम्परेचर। वेयर u इज स्टडी
स्टेट टेम्परेचर ऑफ प्लेट, ये प्लेट का स्टडी स्टेट टेम्परेचर है ना, वेयर यू एक्स कॉमा वाई इज अ स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ प्लेट, ये प्लेट का स्टडी स्टेट टेम्परेचर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए, तो हमें स्टडी स्टेट टेम्परेचर प्लेट का क्या मिल गया, यू एक्स वाई है, जिसको हमने यहां पर यूज किया। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है। क्या ये लाप्लास इक्वेशन है? सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही ना? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तीनों लिखे हैं आप। बात समझ में आ रही है ना? इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, और उन तीनों सॉल्यूशन में से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन लेके आपको आगे चलना है। तो चलिए यहां पर जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन होगी। यहां पर यू क्या है, स्टडी स्टेट टेम्परेचर है प्लेट का, है ना। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लाप्लास इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है अंडर द बाउंड्री कंडीशन। अब मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे पहले क्या लिखता हूं, अंडर द बाउंड्री कंडीशन, अंडर द बाउंड्री कंडीशन, मतलब आपको इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है अंडर द बाउंड्री कंडीशन। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशंस को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। 4 बाउंड्री कंडीशन यहां पर होंगी। देखिए कौन कौन सी। पहली बाउंड्री कंडीशन, देखिए बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से समझिए। एक बाउंड्री कंडीशन तो इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में लिख के दे रखी है ना। दूसरा, ये देखो, ये यहां पर अगर आप देखो, तीनों सरफेस का टेम्परेचर क्या है, 0 है। तीनों सरफेस का टेम्परेचर क्या है, 0 है। तो मैं यहां पर अब लिखने जा रहा हूं बाउंड्री कंडीशन। नाउ यू देखिए, यू में अब यहां पर पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू देखो। अब यहां पर जरा ध्यान देना, टेम्परेचर, इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 0 है। और इस सरफेस को आप कैसे लिखेंगे, इस सरफेस को, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि 0, y इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन होगी। देखिए कैसे लिखा हमने, एक्चुअल में इस सरफेस का टेम्परेचर कितना, 0 है, और इस सरफेस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो 0, y इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखो u। नाउ सेकंड देखो जरा, अब मैं लिख रहा हूं इस वाले सरफेस का टेम्परेचर, यहां पर x कितना है, 8, यानी कि 8, y इज इक्वल टू 0। इस सरफेस का टेम्परेचर भी 0 है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन, इस सरफेस का टेम्परेचर, अब इस सरफेस पे x कितना है और y कितना है। तो इस सरफेस पे x का तो हमें नहीं पता, लेकिन y जो है वो इंफिनिटी है। कितना है, इंफिनिटी। तो x कॉमा इंफिनिटी पे टेम्परेचर कितना हो गया, 0 हो गया। देखो हमने क्या किया, इस सरफेस का टेम्परेचर 0 था, तो इस सरफेस को कैसे लिखा, 0, y, क्योंकि x की वैल्यू इस सरफेस पे क्या है, 0, तो 0, y पे टेम्परेचर 0 है। इस सरफेस का यानी कि बॉटम वाली लाइन का टेम्परेचर 0, ये हमें दे रखा है, ये यहां से लिख देंगे। इसका टेम्परेचर 8, y 0, और वहां पर आ गया हमारे पास x, इंफिनिटी 0। और नेक्स्ट हो गया u x, 0, x, 0 इज इक्वल टू, यानी कि इस सरफेस का टेम्परेचर, इस पे y 0 है, तो x, 0 का टेम्परेचर कितना है, 100 sin पाई x अपॉन 8, 100 sin पाई x अपॉन में 8, ये हमारा आ गया इस सरफेस का टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन आ गई। इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को आपको तीनों सॉल्यूशन में अप्लाई करके देखना है ना। तो ये हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन। नाउ बाउंड्री कंडीशन तो आपके पास आ चुकी, तो इसको मैं नाम दे देता हूं बाउंड्री कंडीशन 1, इसको हम बोल देते हैं बाउंड्री कंडीशन 2, इसको हम बोल देते हैं बाउंड्री कंडीशन 3, और इसको हम कह देते हैं बाउंड्री कंडीशन 4, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 4 बाउंड्री कंडीशंस आ गई हैं। अब आगे देखते हैं ना। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जो 3 सॉल्यूशन है, उन तीनों सॉल्यूशन को मैं यहां पर पहले एक बार लिख लेता हूं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर मैं एक बार फिर से तीनों सॉल्यूशन को लिखता हूं, देखिए जरा, ठीक है। एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे
तो वहां पर इस चीज का आप ध्यान रखें, पहले आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है ना, तो आपको यहां से बाउंड्री कंडीशन पता चल गई। आपको करना क्या है, यू एक्स कॉमा वाई आपका स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, एंड दिस टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस लाप्लास इक्वेशन। यहां पर ये लाप्लास इक्वेशन है, आपको इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है अंडर दी बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, और उन तीनों सॉल्यूशन में से आपको कोई एक सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है जो कि आपकी बाउंड्री कंडीशन के साथ क्या करेगा, मैच करेगा, या जो आपकी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो सेटिस्फाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहां पर मैं एक बार फिर से तीनों सॉल्यूशन को लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग याद रखें, आपको ये तीनों सॉल्यूशन जो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये तीनों सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर कर कर के आने हैं, तीनों सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करने। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या था, मैं वो यहां पर लिखने जा रहा हूं, यू एक्स कॉमा वाई। पहला सॉल्यूशन था हमारा C1 प्लस C2x और C3 प्लस C4y। और आप अच्छे से ये भी जानते हैं कि ये सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट तो किया है, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे, है ना। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट सॉल्यूशन, यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C1 e की पावर में px प्लस C2 e की पावर में माइनस px और C3 अब यहां पर देखिए C3 cos py प्लस C4 sin py। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन था। थर्ड सॉल्यूशन देखिए क्या था, ux कॉमा वाई, थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास था C1 cos px प्लस C2 sin px और दूसरे ब्रैकेट में आएगा C3 e की पावर में py प्लस C4 e की पावर में माइनस py। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन को हमें आगे लेकर के जाना है। यानी कि सीधे सीधे बात करूं तो हमें यह देखना है कि तीनों में से मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा है, तीनों में से मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा है ना। तो देखिए मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, ध्यान दें। देखो एक तरीका तो ये है कि आप तीनों को 1 बाय 1 करके, जैसे आप पहले फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में ये चारों बाउंड्री कंडीशन को लगाइए, अगर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। फिर आप सेकंड सॉल्यूशन पर आ जाइए, इसको चेक करिए कि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं कर रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर थर्ड सॉल्यूशन पे जाएंगे और इसको चेक करेंगे। लेकिन क्या होगा कि प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वैसे ही हमारे क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं और लेंथी हो जाएंगे। तो यहां पर आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन लेना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा, तो जिनमें नहीं पता चल रहा है उनमें आप इन दोनों को चेक कर लें। उसको तो चेक करने का फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा बार जो सॉल्यूशन कंसिडर्ड होता है वो ये वाला होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा लेना है तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करो, क्योंकि 80% केस में यही सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो उनको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर बाई चांस ये नहीं होता है तो फिर आप इस पे जाओ, उस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन डायरेक्ट कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसका डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे इसमें फोर्थ वाली बाउंड्री कंडीशन को देखो, इसमें साइन आ रहा है और साइन जो है वो एक्स के साथ आ रहा है। एंगल क्या है इसमें, पाई एक्स। तो आप यहां पर आओ, कौन सा तीनों में से सॉल्यूशन ऐसा है जहां पर साइन भी है और उसके साथ एक्स भी है। देखो इसमें देखो साइन भी है एक्स भी है, यहां साइन जरूर है लेकिन वहां वाई है। इसका मतलब ना तो ये होगा और इसमें तो है ही नहीं साइन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला सॉल्यूशन आपका मैच करेगा। तो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा हो गया, यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px और दूसरे ब्रैकेट में आएगा C3 e की पावर में py प्लस C4 e की पावर में माइनस py। ये हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 8। और अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ
अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1। अब यहां पर मैं फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, देखो ध्यान से देखो, अगर x, देखिए ये किसकी वैल्यू x की, अगर x 0 है तो u भी 0 होगा। अगर x 0 है तो u भी 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट में मुझे u को 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब यही है ना। देखो चलिए यहां पर चलते हैं। देखिए u x की जगह क्या रखना है, 0, 0 y हो गया, u 0 y। और आप देख सकते हैं यहां पर 0 y कितना 0। तो मैं इसको एकदम डायरेक्ट रख देता हूं, क्या रख देते हैं, डायरेक्ट 0 रख देते हैं। तो u हो जाएगा 0 x को 0 करने पे। अब जहां जहां x है वहां 0 करो। देखो साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहां बचेगा c1 और उधर x है नहीं, तो c1 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा c3 e की पावर में py प्लस c4 e की पावर में माइनस का py। अब यहां से जरा ध्यान देना, कंक्लूजन निकालना है कि कौन 0 होगा। देखो यहां पर दो चीज है, एक c1 है और एक ये फैक्टर है, दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा भाई, दोनों में से कम एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। तो c1 0 होगा कि ये 0 होगा। देखिए ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो पूरा सॉल्यूशन 0 बन जाएगा, और पूरा सॉल्यूशन 0 नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट c1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और जब c1 0 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब अपने सॉल्यूशन को करेंगे अपडेट और लिखेंगे अपडेटेड सॉल्यूशन। अब जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा ux, y इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या करना, c1 को 0 पुट करना है, तो c1 यहां पर ये 0, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, c2 sin px बचेगा, c2 sin px, c2 sin px और c3 e की पावर py, c3 e की पावर में py प्लस c4 e की पावर में माइनस py, ये बचेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, अपडेटेड सॉल्यूशन आ गया, और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 9। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2। अब मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं बाउंड्री कंडीशन 2। देखिए जब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब बाउंड्री कंडीशन यहां अप्लाई करना है, तो C2 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि x की जगह 8 रखना है और u की जगह 0 रखना है। देखो x की जगह 8 रखो, u की जगह 0 रखो, तो लेफ्ट में तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर x की जगह 8 रखना है, तो c2 sin 8p हो जाएगा, c2 sin 8p और ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, c3 e की पावर में py प्लस c4 e की पावर में माइनस का py। अब जरा ध्यान दीजिए कौन 0 होना चाहिए। देखो c2 तो 0 हो नहीं सकता, c2 0 होने पे पूरा सॉल्यूशन 0 हो रहा है। दूसरा ये ब्रैकेट भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर से सॉल्यूशन 0 हो रहा है। तो कौन 0 होगा, बचा क्या, sin 8p। ये 0 हो सकता है क्योंकि इसके 0 होने पे सॉल्यूशन 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये sin px और वो sin 8p है। तो इसको 0 पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट sin 8p इक्वल टू 0। और आपको मालूम है कि sin 0 कब होता है, n पाई पे। तो साइन से साइन खत्म, 8p इक्वल टू n पाई, तो यहां से p इक्वल टू n पाई अपॉन में 8 आ गया। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई। तो अगेन हमारे पास एक और कांस्टेंट आ गया। हम अपने सॉल्यूशन को क्या करेंगे, यहां पर अपडेट करेंगे। नाउ अपडेटेड सॉल्यूशन। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे कि अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। अपडेटेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 9, यहां पर पुट कर देंगे p को, तो देखिए कितना आ जाएगा, ux, y इज इक्वल टू c2 sin px और p की जगह पुट करना है n पाई बाई 8 x और ब्रैकेट में c3 e की पावर में n पाई y अपॉन में 8 प्लस c4 e की पावर में माइनस n पाई y अपॉन में 8, ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है, थर्ड।
देखिए यहां पर क्या है, y इंफिनिटी हो रहा है, y इंफिनिटी हो रहा है और u 0 हो रहा है, यानी कि u की वैल्यू 0 है और y यहां पर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब इस बाउंड्री कंडीशन को जरा ध्यान से लगाएंगे। नाउ देखिए, अब यहां पर मैं नेक्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन को लगाने जा रहा हूं। देखें, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 3, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 3, है ना। थर्ड बाउंड्री कंडीशन को जरा ध्यान से देखो क्या है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन, तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास कि अगर y इंफिनिटी होगा तो u 0 होगा, तो यहां पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन y की जगह आपको करना पड़ेगा इंफिनिटी। क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है, थर्ड वाली बाउंड्री कंडीशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये y कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू इंफिनिटी, u x कॉमा y, है ना। y किसको टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी को, तो y टेंड्स टू इंफिनिटी u x कॉमा y। देखो यहां पर y इंफिनिटी था ना, तो हमने इसको लिमिट के फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो यहां पर लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी u x कॉमा y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हमारी क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन 3 हो गई। तो इस बाउंड्री कंडीशन 3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन 3। अब मैं यहां पर इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। हमें y की जगह इंफिनिटी रखना है। क्या रखना है, y की जगह पर इंफिनिटी रखना है। तो सबसे पहले तो मैं जब बाउंड्री कंडीशन थर्ड लगाऊंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा, लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी u x कॉमा y इज इक्वल टू। अब लिमिट जब हमने लेफ्ट में लगाई है तो लिमिट को हमें राइट में भी लगाना पड़ेगा, y को क्या करना पड़ेगा, टेंड्स कराना पड़ेगा इंफिनिटी पे। तो लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको सब ध्यान दीजिए। यहां पर c2 sin पाई n पाई x, c2 sin n पाई x अपॉन में 8, ये लिखा है, और ब्रैकेट में c3 e की पावर में py प्लस c4 c3 e की पावर में माइनस नहीं, पहले प्लस होगा, e की पावर में n पाई y अपॉन 8, n पाई y अपॉन 8 प्लस c4 e की पावर में माइनस n पाई y अपॉन 8। ये हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है ना, c3 एंड c4। अब आगे देखो जरा, अब यहां पर क्या करेंगे, अगर आप इस लिमिट को देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 0 है, क्योंकि जब y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो u की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लेफ्ट में तो आ गया 0। अब यहां पर जरा ध्यान दो, ये तो कांस्टेंट है, देखो लिमिट जो है वो y की है, तो ये वाला कांस्टेंट हो गया, तो ये लिमिट कहां लगेगी, यहां पर और यहां पर, तो ये तो कांस्टेंट, आपको मालूम है जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट से बाहर हो जाता है। तो c2 sin n पाई x अपॉन में 8 और ब्रैकेट के अंदर लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी c3 e की पावर में n पाई y अपॉन में 8 प्लस लिमिट c4 e की पावर में माइनस n पाई y अपॉन में 8। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां पर सोचिए, लेफ्ट में तो है 0, लेफ्ट में क्या है, 0 है। देखो अब इसमें जरा ध्यान दो, ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये 0 हो गया तो आपका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ये तो 0 नहीं होगा, n पाई x भी 0 नहीं होगा, c2 भी 0 नहीं होगा, यानी कि क्या ये पूरा फैक्टर 0 हो सकता है, पूरा फैक्टर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब हमें इसका प्रोडक्ट 0 लाना है, ध्यान देना, हमें इनका प्रोडक्ट को 0 लाना है। अब जरा ध्यान दो, ये 0 नहीं हो सकता, साइन भी 0 नहीं हो सकता, बचा क्या, यानी कि ये ब्रैकेट बचा पूरा का पूरा, यानी कि यार ये ब्रैकेट ही 0 होगा। अभी मैंने गलत बोला था, ये ब्रैकेट ही क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब यहां पर जरा इस बात को समझते हैं कि ये ब्रैकेट 0 होने का मतलब क्या है। देखो अगर आप इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म, पहले इस वाली को देखो,
यहां पर y जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं यहां पर ये लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो लिखी हुई है, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो जीरो है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये कब जीरो होगा। देखो अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूं तो ये e की पावर इंफिनिटी बन जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, यानी कि यहां पर लिमिट लगा के जीरो नहीं बन रहा है, तो फिर जीरो बनेगा कैसे? इसका मतलब यहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये C3 जीरो होगा तभी ये ब्रैकेट जीरो बन सकता है, वरना ये ब्रैकेट किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं बन सकता। देखो ये तो जीरो बन रहा है, हमें इसको जीरो बनाना है, और इसको जीरो बनाने का एक ही चांस है कि ये C3 जीरो हो जाए, तभी ये जीरो बन सकता है, क्योंकि बाकी का पार्ट तो जीरो नहीं बन सकता। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें यह समझ में आया कि दिस इंप्लाइज दैट C3 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब C3 ही क्या है? जीरो है। और अगर C3 जीरो है तो अब अपने सॉल्यूशन को करेंगे अपडेट। नाउ अपडेटेड सॉल्यूशन, तो देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखें। अपडेटेड सॉल्यूशन, हम जाएंगे वापस इक्वेशन नंबर, हाँ यहां पर हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 है ना। इक्वेशन नंबर क्या है? 10। तो इसको अपडेट करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, C3 को जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, C2 बचेगा, इधर C4 बचेगा। तो अब मैं यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या आएगा, u x, y इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन 8, n पाई x अपॉन में 8 इंटू C4 वाली टर्म बचेगी क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगी, C4 e की पावर में n पाई y अपॉन में 8, ये हमारे पास बचेगा फाइनली अपडेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये अपडेटेड सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 11। अब कितनी बाउंड्री कंडीशन और बची है ये भी देख लेते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट बाउंड्री कंडीशन बची है, ये वाली फोर्थ वाली, और आपको मालूम है लास्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमें लिखना होता है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो अब मैं इसका लिखने जा रहा हूं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। नाउ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो देखिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा उस पर जरा ध्यान देंगे। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो कांस्टेंट, ये देखो दो कांस्टेंट आ रहे हैं C2 और C4, इसकी जगह तो लिखेंगे Bn। तो यहां पर हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनेगा ux, y इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी Bn किसके प्लेस पर आया? C2 और C4 के, साइन n पाई x अपॉन 8, साइन n पाई x अपॉन में 8 और e की पावर में माइनस n पाई y अपॉन में 8, ये हमारे पास आ गया। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 4। अब इसमें अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन 4। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 4। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है कि अगर हम y को जीरो पुट कर दें तो u की वैल्यू 100 साइन पाई x अपॉन 8 हो जाती है ना। 100 यानी कि u की वैल्यू कितनी हो जाती है? 100 साइन पाई x अपॉन 8। कब? जब y की वैल्यू जीरो है। अब यहां पर एक काम करो, y को जीरो पुट कर दो। y को जीरो पुट करने पे ये 1 बन जाएगा, बचेगा क्या? समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन में 8। अब देखो जरा, अब यहां पर हमें दोनों साइड में कंपैरिजन करना है। देखो इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो हाफ रेंज सीरीज तो नहीं बनेगी है ना। अब यहां डायरेक्ट हो जाएगा कंपैरिजन से, तो ऑन कंपैरिजन है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस समेशन को ओपन कर देते हैं। तो 100 साइन पाई x अपॉन 8, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये b1 आ जाएगा साइन पाई x अपॉन में 8 है ना, n की वैल्यू 1 रखने पे, और प्लस इसके आगे आएगा b2 साइन 2 पाई x अपॉन में 8 प्लस इस तरह से चलते जाएगा। तो ऑन कंपैरिजन कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा जरा देखो।
ऑन कंपैरिजन, देखिए ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन करने पर यहां से हमें कंपैरिजन करने पर यहां से हमें b1 की वैल्यू मिल जाती है 100 और n की वैल्यू मिल जाती है 1। b1 की वैल्यू 100 मिल जाती है, n की वैल्यू 1 मिल जाती है। ये हमें कंपैरिजन करने पे मिला, यानी कि हमें b1 भी पता चल गया, n भी पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में अब bn की और n की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आप n की वैल्यू 1 और bn की वैल्यू 100 पुट कर देंगे तो देखिए कितना आएगा। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है हमारा ux, y, ux, y समेशन। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान देना, यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा b1 साइन n की जगह 1 पुट करेंगे पाई x अपॉन 8 और e की पावर में माइनस पाई y अपॉन में 8, है ना। n की जगह क्या पुट कर दिया 1 और b1 की जगह 100 पुट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा ux, y इज इक्वल टू 100 साइन पाई x अपॉन में 8 e की पावर में माइनस पाई y अपॉन में 8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और हमें शायद प्रूफ करना था, देखते हैं क्या प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था 100 साइन e की पावर में साइन पाई e की पावर में माइनस पाई y अपॉन 8। देखिए प्रूफ क्या करना था, 100 साइन पाई x अपॉन 8 e की पावर में माइनस पाई y अपॉन 8, यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो यही हमारा क्या यहां से अब आ गया फाइनल आंसर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं ux, y इज इक्वल टू 100 साइन पाई x अपॉन 8, e की पावर को पहले लिख लेते हैं e माई की पावर माइनस पाई y अपॉन 8 साइन पाई x अपॉन में 8 एंड ये इसका क्या है फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को किया, वन डायमेंशनल हीट, उसी तरीके से 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को भी हमने किया, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप देखेंगे ना तो एक ही जैसा है, सारे क्वेश्चन एक ही फ्लो में चल रहे हैं, सिमिलर तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही चेंज है, ज्यादातर चेंजेस नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, ये एक क्वेश्चन आपके लिए डीपीपी में है और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जहां से आपको पूरा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।